ओके। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डिप्लॉयर्स। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका ये वाला सेशन जो है ये पावर बीआई के ऊपर है, जो कि इस वक्त जो है वो मोस्ट जो है एडवांस टूल है डाटा एनालिटिक्स का। और हमारा ये जो सेशन है वो आप लोगों को देने जा रहे हैं हमारे सर अमजद अशरफ, जो कि एक बहुत रिनाउंड डाटा एनालिटिक्स पे काम करते हैं। और आजकल भी जो है सर जो है एक बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। इससे पहले भी जो है हमारे पाकिस्तान के जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके साथ काम कर सके हैं, जिसके अंदर गुल अहमद, जो कि आपको जानते हैं सब, जो है वो बहुत बड़ी एक ब्रांड है, उनके साथ काम करते रहे हैं। इससे पहले भी सर का जो एक्सपीरियंस है ई कॉमर्स के अंदर वो डिफरेंट कंट्रीज में भी रहते हुए कर चुके हैं। तो आज का जो सेशंस है वो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है और आप आई होप कि आप बहुत कुछ सीखेंगे इसके अंदर। तो मैं बगैर टाइम वेस्ट किए जो है आप लोगों को मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ सर अमजद के साथ। तो आप लोग होपफुली आप बहुत एंजॉय करेंगे। जी सर अमजद, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। जी सर, ओवर टू यू सर। ऑलराइट जी, वेलकम एवरीवन टू द डिप्लॉय सेशन। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। अच्छा, यू गाइस कैन ऐड अ कमेंट। कोई बात हो या कोई चीज़ कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो पहले से मुझे बता दीजिएगा ताकि उस चीज़ को हम मिस ना करें। कोई वॉइस में इशू है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही या कोई और मसला हो रहा है तो जस्ट लेट मी नो। अच्छा, जैसे कि अभी मैम ने इंट्रोडक्शन दिया है, आई कम अलोंग विथ अराउंड 14 साल का रिटेल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है मेरा। अगर उसमें ओवरऑल बात की जाए तो आई स्टार्टेड ऑफ माय करियर सर्विस शूज से स्टार्ट किया था। उसमें सप्लाई चेन डिपार्टमेंट में रहा था मैं। उसमें सप्लाई चेन प्लानिंग, एनालिटिक्स, एनालिसिस, कैटेगरी मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें आप यू नो उसके ऊपर सारी वर्किंग थी। उसके बाद आई ज्वाइंड मेट्रो कैश एंड कैरी। मेट्रो में तकरीबन डेटा एनालिटिक्स करता रहा इनिशियली फॉर लाइक 2 years। फील्ड फोर्स के एनालिटिक्स किए थे एंड देन आई जम्प्ड ऑन टू स्टोर ऑपरेशंस के एनालिटिक्स किए। एंड उसके बाद देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद सऊदी अरेबिया तमीमी मार्केट्स। वहाँ पे एज अ स्टोर मैनेजर कोई 3 साल काम किया था। और उसके बाद कोई लास्ट 5 years आई वर्कड विद आइडियाज बाय गुल अहमद फैशन रिटेल के अंदर। यहाँ पे रिटेल और ई कॉमर्स दोनों चीज़ें जो है वो मैं साथ साथ लेके चलता रहा हूँ। और उन चीज़ों के ऊपर एनालिसिस में, एनालिटिक्स में, नंबर्स में, इन सारी चीज़ों के ऊपर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजर थी। इसके अलावा आई एम करंटली नाउ माशाल्लाह आई एम एसोसिएटेड विद पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल। उसमें भी डेटा एनालिटिक्स पोजीशन पे ही हूँ और डेटा एनालिटिक्स और एनालिसिस और नंबर्स और इन सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहा हूँ। अच्छा, आज के जो सेशन है आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप लोगों को ये दे सकूं जितनी हो सकती है। उसके बाद फिर हम जो है वो शिफ्ट कर जाएंगे नेक्स्ट सेशंस में। फिर देखेंगे कि हाउ वी कैन लर्न मोर अबाउट एनालिटिक्स एंड हाउ वी कैन लर्न द थिंग्स, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और उसको किस तरीके से किया जाता है। अच्छा, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बज़वर्ड सुना होगा पावर बीआई का, और पावर बीआई और डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस और इन सारी चीज़ों का अगर आप फिर मशीन लर्निंग का बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं आजकल इन हो रहा है और वो सारी चीज़ें साथ साथ आती जा रही हैं। सो ये बहुत सारे मार्केट में टूल्स अवेलेबल हैं। अच्छा, होते क्या हैं इसको मैं ज़रा बेस लेवल से आप लोगों को लेके चलता हूँ। डेटा एनालिटिक्स क्या है और इन सारी चीज़ों के अंदर क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, आज का जो दौर चल रहा है इसमें अब डेटा को कहा जा रहा है कि डेटा इज द न्यू ड्रग और डेटा इज द न्यू सॉइल। देखो, आप अगर किसी भी फील्ड के अंदर आप एसोसिएटेड हो और उस फील्ड के अंदर आप कुछ चीज़ें होती हैं जो आप डिसीजंस ले रहे होते हो इंट्यूशंस की बेस के ऊपर।
और कुछ डिसीजंस आप अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर आप अपने एक्सपीरियंसेस वो डिसीजंस ले रहे होते हो। सो अब इन डिसीजंस को पहले यही होता था, फॉर एग्जांपल मैं एक स्टोर मैनेजर हूँ और मुझे पता है मैं पिछले 2 साल से 3 साल से या 5 साल से एक स्टोर मैनेजर हूँ, तो मुझे पता है कि यार मैंने क्या डिसीजन क्या कहाँ पे क्या लेना है। यार आज जो है वो यहाँ पे ये कर दो, आज यहाँ पे ये वाली कैटेगरी लगा दो, आज यहाँ पे ये वीएम चेंज कर दो, उसका विजुअल मर्चेंडाइजिंग जो है वो चेंज कर दो। आज आज जो है वो हम ज्यादा जो है वो फैब्रिक बेचते हैं, या आज मैंने जो ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स बेचना है, अगर मैं एफएमसीजी की बात करूं। आज आप अपनी मिसाल ले लें, यू गाइस आर एंटरप्रेन्योर्स। आपने अपने आपका दिल किया जी, आप आपने कहा कि जी मैं पिछले 2 साल से अपनी वेबसाइट रन कर रहा हूँ और उस वेबसाइट के ऊपर मेरे पास डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स हैं, तो आज जो है मेरा दिल कर रहा है जी मैं प्रमोट करूँ जी, लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स को मैं प्रमोट करूँ, या आज मेरा दिल कर रहा है मैं जी अपनी जो स्मार्ट वॉचेज हैं उसको प्रमोट करूँ। ये सारी डिसीजंस जो हैं, ये जो सारी आप वर्किंग ले रहे हो या जो भी आप कर रहे हो, ये सारी आप अपनी इंट्यूशंस की बेस के ऊपर कर रहे हो। इसके पीछे कोई बैक एंड डेटा नहीं है। अब ये जितनी भी मैंने एग्जांपल्स दी हैं, आप डेटा के बगैर अपने इंट्यूशंस पे, अपने एक्सपीरियंस पे, मैं पिछले 3 साल से ये चीज कर रहा हूँ, मुझे पता है यार इस तरीके से होती है। लेकिन उस तरीके में भी आप कई दफा गलत हो जाते हो जब आपके पास डेटा नहीं होता और आप बस वो क्या कहते हैं हवा में तीर चला रहे होते हो। तो अब इस सिनेरियो को कैटर करने के लिए डेटा एनालिटिक्स की फील्ड जो है वो इसमें आती है। अब डेटा एनालिटिक्स ये 3 किस्म की मेजर फील्ड्स हैं। वन इज डेटा इंजीनियरिंग, वन इज डेटा एनालिटिक्स एंड वन इज डेटा साइंस। अच्छा, अगर हम पहले की बात करें डेटा इंजीनियरिंग की, तो डेटा इंजीनियरिंग का काम आ जाता है जिसमें आपने डेटा पाइपलाइंस के थ्रू और वो सारी चीजें करते हुए ना आपके लिए डेटा अवेलेबल करना, तो उसमें वेयर हाउस में डेटा डालना है, उसमें पाइपलाइंस के थ्रू कैसे डेटा रन हो के आ रहा है। अब ये मैं बड़ी मिसाल दे रहा हूँ जिसमें बड़ी कोई कंपनी है उसके पास मिलियन ट्रिलियंस बिलियंस के ऊपर डेटा है। अब वो जो डेटा इंजीनियरिंग का काम आ जाता है ना, वो डेटा वेयर हाउस बनाना, उसके पीछे फ्लोज बनाना, उसमें किस तरीके से डेटा आके गिरेगा और उसका क्या स्कीमा होगा, किस तरीके से वो सारी वर्किंग होगी, वो उसके अंदर जो आके गिरेगा वो सारा डेटा इंजीनियरिंग का काम है। अच्छा, इससे आगे काम आ जाता है डेटा एनालिटिक्स का, जहाँ पे आप लोग भी आ जाते हैं, हम भी आ जाते हैं। वो काम होता है कि ये डेटा एनालिटिक्स वाले इस डेटा वेयर हाउस से कनेक्ट करते हैं, ये जो उनके पास डेटा अवेलेबल होता है उससे कनेक्ट करते हैं, और उससे फिर डिफरेंट किस्म के एनालिसिस करते हैं कि यार मेरे डेटा पे क्या हो रहा है और मैं इसके ऊपर मतलब करंटली व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली, जो व्हाट हैपेंड के ऊपर ना, जो प्रीवियस में जो चीजें हुई हैं जिस डेटा के ऊपर हुई हैं उसके ऊपर वो सारी अपनी एनालिसिस करते हैं, अपनी चीजें बताते हैं, और उसकी बेस के ऊपर फिर डिफरेंट किस्म के ग्राफ्स और डिफरेंट किस्म के एनालिसिस करके वो बताते हैं कि यार ये हुआ था हमारे साथ कि ये हमने वर्किंग की थी, या उसके अंदर ये इतनी सेल आई थी, इतने एवरेज आए थे, इतने ऑर्डर्स आए थे, इतना ये आया था। ये इस किस्म की चीजें आपको वहां से मिलेंगी। ठीक है। अब ये काम हो गया डेटा एनालिटिक्स वालों का। एक आ जाता है डेटा साइंस। डेटा साइंस इससे जरा अगली फील्ड है। डेटा साइंस इज कि यार फ्यूचर में क्या होगा। अब जैसे मैं आपको ये एक छोटा सा एग्जांपल डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ, एम्बुलेंस केस एनालिसिस है। अब इसमें इन विच वीक, इसको मैंने चेंज किया हुआ कि इन विच वीक वी हैव मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ केसेस। तो मुझे पता चल रहा है पूरे साल के अंदर किन किन वीक्स के अंदर मेरे पास कितने एवरेज जो केसेस थे रिपोर्ट हुए थे वो कितने थे। अब डेटा साइंस का जो काम आ जाएगा ना, वो ये आ जाएगा कि वो ये आपको प्रेडिक्ट करके बताएगा कि अगले साल के अंदर क्या आपको इन्हीं वीक्स के अंदर ज्यादा वर्कलोड आएगा या ज्यादा केसेस आएंगे, या किसी और वीक्स के अंदर आएंगे। अब इसकी एक और एग्जांपल हम ये देख लें, जो आपके पास कस्टमर के सारा एनालिसिस आता है, या कस्टमर की जो आपके पास बेस है, उसमें आप डेटा साइंस अगर आप लगाएंगे तो आपको ये बता देगा डेटा साइंस कि आपको फ्यूचर के अंदर कितने नए कस्टमर्स आएंगे, या कितने कस्टमर्स जो है वो आपके टर्न हो जाएंगे, या वो कस्टमर आपसे लेना छोड़ देंगे। सो दीज आर द थिंग्स जो डेटा साइंस की तरफ आती हैं। लेकिन आप लोगों के लिए अभी डेटा साइंस इज
समथिंग विच इज ग्रोइंग इन पाकिस्तान, और इसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं और बहुत सारी चीजें इसके ऊपर चल रही हैं। लेकिन अभी इसका इतना ज्यादा लोगों की अंडरस्टैंडिंग या लोगों की चीजें अभी आई नहीं है, बट स्टिल इट्स इन द मार्केट, और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और वो चीजें अलाइन होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अब आप लोग जिस लेवल पे हो, यू गाइस नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बीआई टूल्स। अच्छा, पहले बीआई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। क्लाउड टेक्नोलॉजी, बीआई टेक्नोलॉजी, ये होता क्या क्या है और इसके पीछे क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, अब अगर हम बीआई की बात करें तो बीआई स्टैंड फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। बिजनेस इंटेलिजेंस टूल क्या होता है? बेसिकली मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जो कि बीआई जिसे कहा जाता है या टूल कहा जाता है। अब ये टूल्स क्या करते क्या हैं? अब अगर आप ये गैंटर का चार्ट देखें, ये गैंटर गैंटर जो है एक कंपनी है जो कि डिफरेंट बीआई टूल्स को रेट करती है कि उनकी मार्केट में डिमांड क्या है। अच्छा, अब बीआई टेक्नोलॉजी को पहले जरा थोड़ा सा पीछे से एक्सप्लेन करते हैं। बीआई टेक्नोलॉजी क्या करती है? वो क्या करती है, वो आपके डेटा को लेती है, उस डेटा को ट्रांसफॉर्म करती है, ट्रांसफॉर्म करके उसकी बेस के ऊपर वो डिफरेंट किस्म की विजुअलाइजेशंस करके दे देती है, जो कि आपके लिए बड़ी टाइम इफेक्टिव होती है, और आपको डेटा जो है विजुअलाइजेशन की फॉर्म में या डैशबोर्ड की फॉर्म के अंदर, डैशबोर्ड इसे ही कहते हैं कि डिफरेंट किस्म के केपीआईज आपके एक ही जगह पे नजर आ रहे होते हैं और आप वहां से अपनी डिसीजन मेकिंग इजिली कर लेते हो। अब जो टूल्स इस वक्त बीआई के मार्केट में अवेलेबल हैं, वो अगर आप देखें तो बहुत सारे हैं। जोहो है, एसएपी है, एसएपी का बिजनेस ऑब्जेक्ट है, क्लिक सेंस है, आईबीएम ये सेंसस है, ऑरिकल है, फिर इसी तरह डोमो है, गूगल के अपना है, माइक्रो स्ट्रेटेजी है, फिर सेल्स फोर्स का टैब्लो है। टैब्लो भी एक अच्छा बीआई टूल है। और उसके बाद टॉप पे लीडरशिप में आता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो पावर बीआई एक टूल है। अच्छा, अब पावर बीआई को अगर हम फर्दर डिस्कस करें, पावर बीआई मेरे लिए क्या क्या कर सकता है, तो वो मैं आपको वही एक ये स्क्रीन शेयर करके अभी दिखाता हूँ। अच्छा, अब इस स्क्रीन शेयर को मैं पावर बीआई का एक इंटरफेस दिखाता हूँ। अब पावर बीआई में भी दो तीन चीजें आपको बड़ी नोट करनी पड़ेंगी। इस पर जो टेक्नोलॉजीज हैं वो क्लाउड टेक्नोलॉजी की भी आपको बड़ी बात सुनने में आ रही होगी, और बड़े बजवर्ड्स आपने सुने होंगे, जिसके अंदर एक बजवर्ड एज्योर का है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। फिर इसी तरह एक बजवर्ड जो ज्यादा सुना जाएगा एडब्ल्यूएस का है, amazon वेब सर्विस। इसी तरह गूगल का है बिग क्यूरी या जीपीएस, गूगल क्लाउड सर्विसेज ना, जीसीपी, गूगल क्लाउड इस तरह कुछ करके है उसका। अब ये वाले सारे जो है ये सारे क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं। और ये होता क्या है, देखो, जब आप एक सर्वर बिल्ड करते हो या एक आप वो बनाते हो, एक कंपनी के अंदर अपना एक सर्वर सेटिंग करते हो, तो उसको ऑन प्रेमिसेस सर्वर सेटिंग कहा जाता है, जिसके अंदर आप एक बड़े 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 सर्वर्स लगा के उनके अंदर बहुत सारी बड़ी हार्ड डिस्क वगैरह लगा के उसके अंदर अपना सारा डाटा स्टोर कर रहे होते हो। तो क्लाउड क्या करता है? क्लाउड ये करता है कि ये किसी एक जगह के ऊपर, किसी एक रीजन के अंदर, लेट्स से एक नॉर्थ अमेरिका में, एक यूके में और एक ऑस्ट्रेलिया में, इन्होंने बड़े बड़े वेयर हाउसेज लेके उसी के अंदर बहुत बड़े बड़े ये सर्वर्स लगा के उसके अंदर ये सारे आपको ना एक वो जगह अलॉट कर देते हैं, एक सिस्टम अलॉट कर देते हैं कि जी अच्छा, आपको 8 GB रैम मिल जाएगी या 20 GB रैम मिल जाएगी, 256 GB, या आपको 1 TB की स्पेस मिल जाएगी। तो वो आपके बड़े बड़े वेयर हाउसेस के अंदर आपकी एक जगह को एज एज ए रेंट आउट कर देते हैं, और वो रेंट आउट करके वो जगह फिर आपको अलॉट हो जाती है। आप फिर उसके अंदर चीजें ऐड करना शुरू कर देते हैं और चीजें उसके अंदर रखना शुरू कर देते हैं, और फिर आप उसकी बेस के ऊपर फिर सारी अपने उसी डेटा को कनेक्ट करते हो,
अगर आप ये वाला सेटअप अपने पास लगाओगे ना, ऑन प्रेम जिसे कहा जाता है, अपने अपने ऑफिस के अंदर या अपने सेटअप के अंदर, वो भी काफी एक्सपेंसिव पड़ता है। और ये जरा थोड़ा सस्ता सोल्यूशन पड़ जाता है। सस्ता इनफैक्ट ये भी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर ये है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों के पैसे नहीं देने पड़ते। आप इनके साथ एक अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो और आपका सारा डेटा जो है वो वहां पे सेव हो रहा होता है। अच्छा, अब ये प्रोसेस पीछे चलता कैसे है, इस प्रोसेस को अगर आप इस तरह देखें, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। अब ये देखिएगा, ये एजूर की एक स्क्रीन का सेटअप मैं दिखा रहा हूँ कि इसके डेटाबेस या इसकी जो वर्किंग होती है वो किस तरीके से आ रही होती है। ये थोड़ा सा ना आउट हुआ हुआ, खैर इसको ना मैं इस तरह दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं डिफरेंट किस्म के एसक्यूएल सर्वर्स हैं, और वो सर्वर्स के अंदर से एजोर की टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर फिर एजोर एसक्यूएल में डेटा चले जाता है, स्टोरेज में चले जाता है। फिर इसी तरह डिफरेंट एसक्यूएल जो है वो सीक्वल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज एक डेटाबेस है जिसके अंदर आप अपना सारा डेटा स्टोर करते हो। और उस स्टोर करने के बाद फिर आप उस डेटा को, जो स्टोर हुआ हुआ डेटा होता है, उसको आप फिर कनेक्ट करते हो पावर बीआई के साथ। और फिर आप अपनी उस क्लाउड टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर आप जो है फिर अपना उस डेटा को रिट्रीव करते हो उस क्लाउड से। और उस क्लाउड से फिर आप उसके ऊपर फर्दर अपने एनालिसिस बनाना शुरू कर देते हो। अच्छा, अब ये क्लाउड्स आपको बहुत सारे रिटेल सेटअप के अंदर बहुत ज्यादा नजर आएंगे, या उनका अपना सेटअप होगा। कोई कहेगा मैं एश्योर के साथ चल रहा हूँ, कोई कहेगा मैं इसके साथ चल रहा हूँ, एडब्ल्यूएस के साथ चल रहा हूँ, कोई कहेगा मेरा अपना कोई क्लाउड सेटअप है मैं उसके अंदर चल रहा हूँ। तो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ पीपल यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। और फिर आप अ, उसको फिर क्या कहते हैं यूज करते हैं, और फिर उस टेक्नोलॉजी को आप अपने पास फिर यूटिलाइजेशन हो रही होती है। अब उसके अंदर भी बहुत सारे चीजें हैं, उनके पीओएस होते हैं, पॉइंट ऑफ सर्वर, पॉइंट ऑफ सेल जिसे आप कहते हो। पॉइंट ऑफ सेल से जो आप स्टोर्स के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही होती है, वो उस पॉइंट ऑफ सेल से ट्रांजैक्शंस का डेटा उठता है, और वो जाके क्लाउड के ऊपर एक सेंट्रलाइज डेटा वेयर हाउस के अंदर जाके गिर जाता है। और उसको फिर आप उसके साथ कनेक्ट कर लेते हो, और फिर आप अपनी उसकी वर्किंग कर रहे होते हो, और उसके बाद अपने आप सारे डैशबोर्ड्स वगैरह बनाते हो। ठीक है। अच्छा, पावर बीआई के अंदर क्या फैसिलिटी है या क्या चीजें हैं, सबसे पहले तो आपको ना अपने डेटा की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मेरे पास डेटा निकलता किस किस्म का है, और उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है। और आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें मेरा स्कीमा क्या बनेगा। पावर बीआई में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका डेटा मॉडल कैसा बन रहा है। अब जैसे ये वाला, इसके अंदर मेरा ख्याल इतना ज्यादा डिटेल डेटा मॉडल नहीं है, इसको सिंपल रखा हुआ है इसमें, लेकिन फिर भी छोटा सा एक डेटा मॉडल बनाया हुआ है। और ये एक स्टार स्कीमा बना हुआ है जिसके अंदर एक रीजन का टेबल है, एक डेट का टेबल है, एक ईडी का टेबल है, और वो एक मेन शीट के साथ जो है वो कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, बिफोर आई टेक यू ऑन टू दिस थिंग, मैं आपको ना एक सिंपल पहले एक एनालिसिस दिखाता हूँ इसके अंदर जो डैशबोर्ड में चीजें आ रही हैं। अब जैसे इसके अंदर मैं दिखा रहा हूँ कि यार मेरे पास ये डेट का ऑप्शन है, मैं यहाँ से कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ, किसी डेट से किस डेट तक मुझे कोई एनालिसिस चाहिए। अच्छा, उसके अंदर मुझे पता चल गया कि यार अच्छा, मैं ये क्योंकि एम्बुलेंस का है तो मेरा एवरेज रिस्पॉन्स टाइम कितना है, 9.4 मिनट्स का है। मेरे नंबर ऑफ केसेस टोटल कितने हैं, एवरेज कितना है मेरा, और मेरा एवरेज डिस्टेंस इन माइल्स कितना है एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक। फिर मैंने एक एनालिसिस दिखा दिया कि यार आपके किन
एवरेज के अंदर किन वीक्स के अंदर ज्यादा आपके एवरेज से ज्यादा केसेस हो सकते हैं। इसको आप अपनी उससे ट्रांसलेट कर सकते हो सेल्स के हिसाब से, या अपनी वेबसाइट के हिसाब से अगर आप ट्रांसलेट करना चाहो तो आप ये देख सकते हो कि मेरे पूरे साल के अंदर किन वीक्स के अंदर मेरे पास एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा होते हैं, मतलब एवरेज से मेरे पास ज्यादा ऑर्डर्स होते हैं। तो यू कैन इजीली हाईलाइट दीज थिंग्स कि यार अच्छा मेरे पास इन इन वीक्स में ज्यादा प्रेशर होता है, तो मैं मुझे इन वीक्स में अपनी प्रिपरेशन करनी करनी पड़ेगी। उन उसके उसके हिसाब से फिर आप अपनी पीछे बैकएंड वर्किंग कर सकते हो कि अच्छा यार मुझे इन वीक्स के अंदर क्योंकि मेरे पास सेल ज्यादा अच्छी आती है, तो मैंने इन वीक्स के अंदर अपनी प्रमोशंस ज्यादा अच्छी लगानी है, या इन वीक्स के अंदर मुझे ये लेके आना चाहिए कि यार इन वीक्स के अंदर मैं ना क्या कहते हैं फ्री डिलीवरी कर दूं, या मैं हैवी सेल डाल दूं, या मैं तो अब ये एनालिसिस आपको यहीं से बता रहा है कि यार फॉर एग्जांपल ये वाला जो वीक है 18वां वीक है, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल आप लोगों के लिए, आपके केस के अंदर इसको हम ऑर्डर से देख लेते हैं कि यार मेरे पास 18वें वीक में, साल के जो 18वां वीक है उसमें मेरे पास ऑर्डर ज्यादा आते हैं, तो मुझे 18वें वीक के लिए क्या प्लानिंग करनी चाहिए। बाकी वीक्स में मेरे पास ऑर्डर्स कम रहे हैं, या मेरे पास इन वीक्स में ज्यादा ऑर्डर्स आए हैं, फॉर एग्जांपल 32वें वीक के अंदर, साल के जो 52 वीक्स होते हैं उसमें से किन किन वीक्स के अंदर मेरे पास सबसे ज्यादा ऑर्डर्स आए हैं। फिर इसी तरह मेरा बिजिएस्ट डे कौन सा होता है, कि मेरा फ्राइडे सैटरडे संडे मेरे पास ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं, या मेरे पास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं। किन महीनों के अंदर मेरे पास ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं, इज इट जनवरी फरवरी मार्च, और इज इट मई जून जुलाई। यहाँ से मुझे आराम से पता चल गया। फिर मेरी हर कैटेगरी के अंदर क्या शेयर है, किस सेल के अंदर, किस कैटेगरी के अंदर, फिर किस डिपार्टमेंट के अंदर मेरा ज्यादा सेटअप है। इसको हम जस्ट टेकिंग यू फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव कि आप इसको सेल के मुताबिक किस तरीके से चीजें देख सकते हो। फिर इसी तरह मेरे कैटेगरी में किस में ज्यादा है, कैटेगरी में किस में ज्यादा है, कस्टमर की टाइप क्या है, क्या वो अंडर एज हैं या ओवर एज हैं, या मेरे पास जो कस्टमर आ रहे हैं उसमें से मेल कितना है फीमेल कितना है, या जो मेरे पास कस्टमर की डिटेल है उसमें से कौन सा कस्टमर मेरा टॉप का कस्टमर है, कौन सा बॉटम का कस्टमर है, आप उस तरह के एनालिसिस कर सकते हो। फिर ये टाइम टू रिस्पॉन्ड है, फिर इसी तरह पेशेंट का डिटेल है। दीज आर ऑल द थिंग्स जो कि डिफरेंट किस्म के एनालिसिस बने हुए। फिर इवन ये वाला आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आपके पास पीक टाइम जो है वो कब से शुरू होता है और कब तक जाता है। वो पीक टाइम में कहाँ कहाँ आपके पास ज्यादा सेल आती है, कहाँ कहाँ कम सेल आती है। आप अपनी अब जब देखो ये डाटा जब आपके पास होगा ना, तो आप अपनी प्लानिंग बड़ी अच्छे तरीके से कर सकते हो, और उसकी बेस के ऊपर फिर आप इस डेटा को देखते हुए आप अपनी पीछे बैकएंड के ऊपर अपनी प्लानिंग स्ट्रांग करते हो, और फिर आप इंट्यूशन के ऊपर नहीं चलते, आप फिर डेटा की बेस के ऊपर चलते हो, और फिर आप कहते हो कि नहीं अच्छा यार मेरे सुबह 9 बजे ज्यादा ऑर्डर्स होते हैं तो मुझे वेबसाइट अपनी देखनी पड़ेगी, मेरे पास यहाँ कस्टमर ज्यादा होता है, तो मेरी वेबसाइट उस वक्त सही चल रही है और मेरी वेबसाइट के अंदर कोई इशू तो नहीं आ रहा, लोगों को प्रोडक्ट सही नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे इस वक्त ट्रैफिक ज्यादा होता है, तो क्या यहाँ पे मुझे अपने एड्स जो है वो देखने पड़ेंगे कि वो क्या प्रॉपर सही रन हो रहे हैं, या देर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन प्लान कि यार अच्छा 9 से लेके 3 बजे तक मैं कोई कैंपेन रन कर दूं कि ताकि मैं इन कस्टमर्स से अपनी जो क्रॉस सेलिंग है वो कर लूं। क्रॉस सेलिंग जो आप इसके साथ मिलता जुलता प्रोडक्ट आप लगा के इस टाइम के ऊपर बेच सकते हो। सो देर आर थिंग्स, जब आपके पास डेटा की अवेलेबिलिटी होती है फिर आप उसकी बैक एंड पे जाके चीज़ों को एनालाइज करना शुरू करते हो, और फिर चीज़ों को यू नो आइडेंटिफाई करके और उसमें फिर उसके मुताबिक आप एक्शन लेना शुरू कर देते हो। सो दिस इज समथिंग, दीज आर जस्ट स्मॉल स्मॉल डैशबोर्ड्स। मैं आपको कुछ और डैशबोर्ड्स दिखाता हूँ जिसमें किस किस्म की इंफॉर्मेशन आती है, और उस इंफॉर्मेशन को आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो और उससे क्या चीज बना सकते हो। सो लेट मी जस्ट पुल अप सम अदर डैशबोर्ड, और उसमें मैं फिर आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। इन द मीन टाइम आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज हो, प्लीज डू आस्क। शाये मत रहिएगा, चीजें पहले से पूछना शुरू कर दें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए।
एंड यू गेट द वर्थ ऑफ डेटा, डेटा अंडरस्टैंडिंग। आपको पता हो कि यार मैं इससे क्या क्या फायदे उठा सकता हूँ डेटा को यूज करते हुए। एनीवन, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कुछ नहीं? आर यू गाइस लिसनिंग? आवाज आ रही है मेरी या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? आई फील लाइक वन वे कम्युनिकेशन हो रही है। हेलो deployers team, can you please intervene and let me know, are you guys listening? किसी को आवाज आ रही है, नहीं आ रही? Nobody is like responding. All right, so we got one message. ठीक है, मैं इसको आगे स्टार्ट करता हूँ। आपको कुछ डैशबोर्ड्स दिखाता हूँ जो कि आपको फिर आइडिया देंगे कि यार डैशबोर्ड किस किस्म के होते हैं और उसके क्या यूटिलाइजेशन होती है। अब फॉर एग्जांपल ये एक डैशबोर्ड, कंपटीशन का डैशबोर्ड बना हुआ है जिसके अंदर इसमें ये चीजें पता चल रही हैं कि हमें क्या कहते हैं, कंपटीशन की वेबसाइट्स को स्क्रैप करके उनकी वेबसाइट से डेटा निकाल के और उसके ऊपर ये एनालिसिस बना हुआ है। सो आई कैन इजीली गो इनटू एनी वेबसाइट, जैसे जुनैद जमशेद है तो मुझे पता चल जाएगा कि जुनैद जमशेद के पास उन्होंने क्या लॉन्च किया हुआ है अपनी आज़ादी सेल के अंदर, उनकी क्या किस कैटेगरी के अंदर कितने नंबर ऑफ डिज़ाइंस हैं, किस प्राइस पॉइंट के अंदर कितने नंबर ऑफ डिज़ाइंस हैं, फिर उन डिज़ाइंस में कितने परसेंट डिस्काउंट ऑफ है, 25% ऑफ है, 40% ऑफ है। और इसी तरह फैब्रिक लेडीज के अंदर उनके पास किन डिजाइन के अंदर कितना ऑफ है। इस तरह आई कैन गो इनटू ईच एंड एवरी। अच्छा, इस सारे डैशबोर्ड्स के पीछे बहुत मेहनत होती है जिसकी बेस के ऊपर ये पूरा डाटा निकलता है और उन डेटा की बेस के ऊपर फिर ये सारे डैशबोर्ड्स बनते हैं। अब जैसे एक खाड़ी है, एक एक चीज उसकी हाईलाइट हो रही है। इसको कहते हैं वेब स्क्रैपिंग का एक पूरा प्रोसेस होता है। कुछ टूल्स होते हैं जिनके थ्रू आप इस तरह की वेब स्क्रैपिंग करके आप उसमें से चीजें निकाल सकते हो कि यार अच्छा वो लोग क्या प्राइस दे रहे हैं और मैं अपने पास क्या प्राइस दे रहा हूँ। अब आपके केस के अंदर यू गाइस कैन मे बी स्क्रैप दराज वेबसाइट कि दराज के अंदर क्या प्राइसेस चल रही हैं और मेरा जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर मैं क्या प्राइसेस दे रहा हूँ। तो इसके अंदर सारे मेजर जो ब्रांड्स हैं उनकी हमने उनकी ये वेब स्क्रैपिंग करके उसकी बेस के ऊपर पूरे वो वर्किंग की। एंड देन वी हैव अ कंपैरिजन कि यार अच्छा कौन सा ब्रांड प्राइस रेंज में कितने नंबर ऑफ डिजाइन दे रहा है। तो आप लोग अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कर सकते हो कि अच्छा यार वो वाला ब्रांड इस प्राइस पॉइंट में इतने दे रहा है तो मैं कितने दे रहा हूँ, मुझे डिजाइन अपने बढ़ाने चाहिए या मुझे इस प्राइस पॉइंट में रहना चाहिए या मुझे किसी और प्राइस पॉइंट में जाना चाहिए। तो इस तरह के डिफरेंट किस्म के एनालिसिस और डिजाइन और चीजें आप इस तरह की बना सकते हो और फिर उसकी एनालिसिस की बेस के ऊपर फिर आप अपने डिसीजंस लेते हो कि यार मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट डेटा बेस्ड डिसीजन लेना, डेटा को देखते हुए डेटा से चीजें अंडरस्टैंड करना और उसमें से चीजें निकालना और फिर अपने डिसीजंस को उसकी बेस के ऊपर यूटिलाइज करना और फिर उन डिसीजंस को लेना। तो अब मैं आपकी एग्जांपल देता हूँ कि यार
फॉर एग्जाम्पल मुझे ये देखना है कि मैं किस सिटी के अंदर ज्यादा मेरी सेल आ रही है, किस सिटी से मैं ज्यादा ऑर्डर्स लेके आ रहा हूँ। तो मैं जब तक वो मेरे पास डेटा नहीं होगा तो मैं कैसे एनालाइज करूंगा कि यार मुझे इन सिटीज के अंदर से ज्यादा सेल आ रही है तो मुझे इन सिटीज के अंदर ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको ये भी देता हूँ। अब ये एक डेटा है जो कि एक डील कार्ट करके वेबसाइट है, उसका डेटा है। वो अगर आप देखें तो आपको दिखाता हूँ, ये जस्ट ओपन हो रहा है। अब डील कार्ट को हमने फॉर एग्जांपल वो स्क्रैप कर लिया और मुझे पता चल गया कि यार अच्छा इनके पास मैक्स नंबर ऑफ डिस्काउंट प्राइसेस कितनी है, फिर मिनिमम डिस्काउंट प्राइस कितनी है, प्राइस टोटल कितनी है। 19,000 इनकी मैक्स प्राइस है, 10,000 रुपीज इनकी मिनिमम प्राइस है। मिनिमम डिस्काउंट 1% दे रहे हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट 75% दे रहे हैं। फिर नंबर ऑफ कैटेगरीज कितनी है, नंबर ऑफ एसकेयूज कितने हैं, सबसे ज्यादा किस कैटेगरी के अंदर इनके पास एसकेयूज है। अच्छा यार इनके पास ये शैम्पू कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा एसकेयू है, फिर इनके कोई यू मार्ट है, फिर इस तरह है। एंड देन आई कैन इजीली ड्रिल डाउन टू सी कि यार अच्छा कौन सी ऐसी रिटेल प्राइस है जो ये सबसे ज्यादा दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सॉर्ट करूंगा, मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पे चीजें नजर आना शुरू हो। जैसे ये कोई आइटम है, ये 20,000 की इसकी रिटेल प्राइस है, डिस्काउंटेड प्राइस 18,000 की है। टपाल फैमिली मिक्सचर जो है 900 ग्राम 1 × 12, अच्छा ये इस प्राइस पे दे रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आप अगर अपना कोई ग्रोसरी का स्टोर रन कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यार मेरा कंपटीशन जो है वो किस प्राइस पॉइंट पे चीजें दे रहा है और मैं किस प्राइस पॉइंट पे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं बड़े इजीली नेविगेट करके अपनी डिसीजन मेकिंग, अपनी चीजें देख सकता हूँ। जैसे कि वेब का बहुत ज्यादा आजकल बिजनेस चल रहा है। उन वेब के बिजनेस के ऊपर आप देख सकते हो कि अच्छा यार ये किस प्राइस पॉइंट में दे रहा है, मैं किस प्राइस पॉइंट में दे रहा हूँ। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आप जब एनालिसिस सामने आएगा तो फिर आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनाना आसान हो जाएगा। ये वो मैं बात कर रहा था शुरू में आपसे कि जब आपके पास ये नहीं होगा, डेटा की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, डेटा की विजिबिलिटी नहीं होगी, आपको अपनी वेबसाइट को चलाना या इवन किसी कंपनी में काम कर रहे हैं आपको कोई चीज सामने नहीं होगी तो आप उसको प्रेजेंट ही नहीं कर सकेंगे। ये चीज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर भी। कंपनीज के अंदर भी आपको, आपने वर्ड सुना होगा कि फिगर्स के साथ आओ यार। जब आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, नंबर्स के साथ अपनी चीज को प्रूव करते हो देन इट मेक्स अ लॉट ऑफ लॉजिकल सेंस। तो आप उस चीज को या उस आर्गुमेंट को जो है वो फिर आप विन कर जाते हो। सो दिस इज द थिंग। अब इसमें कुछ थोड़े से मैंने आपको डैशबोर्ड्स दिखाए हैं जिससे आप डिफरेंट किस्म के एनालिसिस, डिफरेंट किस्म की आपको चीजें इसमें नजर आ रही होंगी कि ये कैसे कैसे रन करती हैं और इसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड होती हैं। मैं आपको कुछ और डैशबोर्ड भी दिखाता हूँ जिससे आपको काफी ज्यादा आइडिया होगा। तो आई एम जस्ट शोइंग यू डिफरेंट काइंड्स ऑफ डैशबोर्ड जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इन नंबर से क्या चीजें निकल के आती हैं और इन नंबर से आप क्या क्या फायदा उठा सकते हो। और उन उनको डेटा को कनेक्ट करना आपको आ जाए कि आपने इससे डेटा कैसे कनेक्ट करना है और उससे आपको क्या इंफॉर्मेशन निकल के मिलेगी और आप उस इंफॉर्मेशन के फिर ऊपर क्या एक्शन लोगे और किस तरीके से उसके वर्किंग होगी और उसके क्या उसके पीछे क्या मुहर्रकात जो है वो आपके पास आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाएंगे। और होपफुली यू गाइस कैन इजीली मेक दीज थिंग्स। इसके अंदर कोई ज्यादा वो नहीं है, साइंस नहीं है, थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बीआई रिलेटेड तो आप इसको बड़े इजीली बना सकते हो। इन डैशबोर्ड्स को बना सकते हो अपने शॉपिफाई के डेटा को बड़े इजीली आप आप इसको एनालाइज कर सकते हो और फिर आपको पता होगा कि यार अब मैंने अपने स्टोर के अंदर मैंने क्या करना है, मैंने किस प्रोडक्ट को पुश करना है, कौन सा प्रोडक्ट मेरा डाउन हो गया है, लास्ट ईयर से डाउन है या करंट ईयर से डाउन है या पिछले महीने से मेरा वो प्रोडक्ट चल नहीं रहा, तो क्या वो पिछले महीने था या नहीं था। ये कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे पास अभी तक वेबसाइट पे तो अप हैं लेकिन एक पीस भी उनका बिका नहीं हुआ। तो मैं उस चीज के ऊपर फिर मैं बड़ा इजीली आप उससे डिसीजन ले सकेंगे कि यार अच्छा
अगर ये बिक नहीं रहा तो मुझे अपनी फेसबुक की जो कैंपेन्स हैं उसके अंदर मुझे इसको यू नो पुश करना चाहिए, ताकि मैं इनसे मैक्सिमम जो है वो फ़ायदा उठा सकूँ। और मैं इससे फिर ज़्यादा फिर उन प्रोडक्ट को जब आप पुश करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल आना शुरू हो जाएगी। लेकिन वो प्रोडक्ट्स आपको पता तब चलेंगे जब आप उनके उसके ऊपर डेटा एनालिसिस करोगे, तो तब आपको पता चलेंगे कि अच्छा ये प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे पास बिक नहीं रही, या किस कैटेगरी के अंदर वो प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे पास बिक नहीं रहे, या बिक भी रहे हैं तो बड़े स्लो मूव कर रहे हैं या बहुत तेज मूव कर रहे हैं, बहुत फास्ट मूवर्स हैं, तो क्या उनका स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है या नहीं है। तो वो सारी चीजें आपको डेटा आइडेंटिफाई करके देना शुरू कर देगा। आपने सिर्फ एक्शन लेना है और आपने क्या उसको दोबारा से ऐड अप करना है, दोबारा उस प्रोडक्ट को बाय करना है या नहीं करना। वो फिर आप सारी चीजें उसकी बेस के ऊपर एनालाइज कर रहे होते हो, और फिर आप उसकी बेस के ऊपर फिर आप डिसीजन ले रहे होते हो कि अच्छा यार मुझे ये करना चाहिए या मुझे ये नहीं करना चाहिए। सो अब प्रोडक्ट जो स्लो हैं तो उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, जो प्रोडक्ट फास्ट हैं उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ। तो सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन यू हैव दैट डेटा विथ यू ना, तो आप उसके ऊपर फिर एक्शन ले सकते हो कि यार अच्छा ये चीज मुझे इस तरीके से करनी चाहिए। अब जैसे मैं आपको कुछ सिंपल ये अगेन कुछ मेरे पास इसके हैं, एक सेकेंड। अब जैसे ये एक डैशबोर्ड है। ये आपको एक डैशबोर्ड दिखाता हूँ, ये टोटली डिफरेंट इंडस्ट्री का है। ये देख रहे हो, ये एक जेंडर रेस्टोरेंट है जो कि बड़ा मशहूर है यहाँ कराची के अंदर। ये उसका रेस्टोरेंट की वेबसाइट स्क्रैप हुई हुई है। अब उसके अंदर मुझे पता चल रहा है कि यार अच्छा इसके पास किन बेवरेज, किस कैटेगरी के अंदर ये क्या ऑफर कर रहा है। पिज्जा के अंदर इसके पास कितने आइटम्स हैं, बर्गर्स के अंदर कितने हैं, उसके अंदर कितने हैं, इसकी प्राइस रेंज क्या है, फिर उसकी पूरी पिक्चर्स के साथ ऑल डे ब्रेकफास्ट में क्या उसकी प्राइस है, उसके क्या वो है। सो ऑल दीज थिंग्स, इसमें कुछ पिक्चर्स अब पुरानी हो चुकी हैं तो वो वेबसाइट ब्रेक हो गई है, वरना जो पिक्चर्स अभी भी वेबसाइट के ऊपर हैं इनके पास, तो वो मुझे यहाँ पे सारी नजर आ रही हैं। और मैं उसका पूरा एक एनालिसिस मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि अच्छा जेंडर ये कर रहा है, और जेंडर जो है वो इस प्राइस कैटेगरी के अंदर इस रेंज के अंदर क्या क्या ऑफर दे रहा है। तो ये जस्ट आई एम थिंकिंग आउट लाउड टू यू और गिविंग यू दिस थिंग कि यार आप भी देख सकते हो कि अच्छा यार मेरा कंपटीशन जो है वो इस कैटेगरी के अंदर कितने डिजाइन रख रहा है, फॉर एग्जांपल बीफ एंड चिकन के अंदर कितने डिजाइन रख रहा है, या आप कितने आइटम्स दे रहे हैं, तो मैं अपनी उस कैटेगरी के अंदर कितने आइटम्स दे रहा हूँ। तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि अच्छा यार मुझे अपने आइटम्स बढ़ाने की जरूरत है, मेरे पास आइटम्स जो हैं वो कम है। तो आप इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हैं वो आप खुद भी कर सकते हो, और उसको आप करके उसके बाद उसकी बेस के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर देते हो। तो ये जो मकसद था इस पूरे सेशन का, आप लोगों को अवेयरनेस देना कि यार आप डेटा से क्या क्या फायदा उठा सकते हो, और उन डेटा से आप क्या क्या चीजें लेके आ सकते हो, और उससे आप अपनी सेल भी इंप्रूव कर सकते हो, आप अपने नंबर्स भी इंप्रूव कर सकते हो। आप बहुत सारी चीजें आप उन चीजों की बेस के ऊपर आप अपनी वर्किंग कर सकते हो। अच्छा, जैसे अब मैंने बताया कि पावर बीआई इज जस्ट टूल जो कि इस वक्त मार्केट लीडर है। इस टूल की वजह से आप, जैसे आपने एक्सेल में अपना सारा डाटा लेके आगे, उस इस टूल से आप उस एक्सेल से कनेक्ट कर सकते हो, उस एक्सेल में जाके उस डेटा को एक दफा रिफाइन कर सकते हो। रिफाइन करके आपने पूरा अपना एक एनालिसिस बना के डैशबोर्ड में डाल दिया, एंड दैट्स ऑल। अब क्या होगा, आपके पास नया डाटा आएगा। अब वो आपने सिर्फ नया डाटा उसमें पेस्ट करना है और रिफ्रेश करना है, और आपके पास ऑटोमेटिकली पूरा डैशबोर्ड रिफ्रेश होके आ जाएगा, आपकी सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर आ जाएगी। सो अब जब वो इंफॉर्मेशन सारी आ गई, अब आपको बार बार डेटा रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है।
अब फॉर एग्जांपल मैं आपको ये वाला जो दिखा रहा था, एक सेकंड जरा, एक मिनट। अब जैसे ये जो एम्बुलेंस वाला मैं आपको दिखा रहा था, एक सेकंड, एक मिनट बस ये ओपन हो जाए तो मैं आपको इसमें एक वो आइडिया देना चाह रहा था। अच्छा, अब जो मैं ये बात कर रहा था, ये जो एम्बुलेंस का डेटा आपने एक दफा ये डैशबोर्ड बना लिया, ये अभी थोड़ी देर में लोड हो जाता है। आपने एक दफा ये डैशबोर्ड बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इस डैशबोर्ड को, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक दफा आपने ये सारी वर्किंग, सारे ग्राफ सब कुछ बना के रख लिया। अब आपने पीछे एक एक्सेल फाइल कनेक्ट की हुई है रॉ डेटा की, उसके अंदर आपने इसके अंदर आके ना वो चीजें, वो डेटा पीछे एक्सेल में रॉ डेटा ऐड करना है, यहाँ से रिफ्रेश करना है, ये सारा डैशबोर्ड आपका अपडेट हो जाएगा। आपको सारी डिटेल अपडेटेड मिल जाएगी और आपका लेटेस्ट डाटा उसके अंदर आ जाएगा। तो आपको कोई इशू नहीं होगा उसके अंदर, मतलब बार बार वो डेटा नहीं बनाना पड़ेगा, बार बार एक्सेल के अंदर पिवट टेबल्स लगा के आपको वो डाटा बार बार वो चीजें नहीं करनी पड़ेंगी। एक ही दफा आपने डैशबोर्ड बना लिया, डाटा डाला, रिफ्रेश किया, लेटेस्ट डाटा आ गया, यहाँ से डेट चेंज की, अपना जो भी अपनी डिसीजन लेना है, अपनी जो भी अपनी वर्किंग करनी है, वो आप इसके थ्रू कर सकते हो। So this was just a small introduction, a small analysis और a small thing कि जो आप लोगों को बता सकूं कि यार डेटा की इम्पोर्टेंस क्या है और आगे आगे कितना इम्पोर्टेंट होता जाएगा डेटा, और बिजनेसेस के लिए डिसीजन लेना डेटा के बगैर, पहले भी डिसीजंस लेते आए हैं, लेकिन अब जो है वो ज्यादा फोकस होता जा रहा है कि आप नंबर्स के साथ बेस करते हुए आप हमें पूरी अपनी वर्किंग दें, फिर हम उसके ऊपर जो है वो डिसीजन लेंगे। तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है और आप इसको इजीली सीख सकते हैं, कोई इतना इसके अंदर थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एंड देन यू कैन डेवलप योर ओन एनालिसिस, यू कैन डेवलप योर ओन थिंग्स, और उसके ऊपर फिर आप अपनी एक्शंस ले सकते हो, आप अपनी चीजें बता सकते हो, और आप नंबर की बेस के ऊपर आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। ये नंबर्स आपके सामने होंगे तो आप अपने बिजनेस को अच्छे नंबर, अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो, क्योंकि आपको चल रहा होगा कि यार मैंने काम किस चीज के ऊपर करना है। आज सुबह मैंने अपनी वेबसाइट खोली, मैं एज अ बिजनेस ओनर मैं अपने पूरे डेटा को पहले एनालाइज करता हूँ, और आज के लिए मुझे पता चल गया कि अच्छा यार मैंने अपने फेसबुक एड्स में ये वाले प्रोडक्ट्स नए ऐड करने हैं, ये वाले प्रोडक्ट्स मुझे ज्यादा पुश करवाने हैं, मैंने मार्केटिंग पुश निकालना है, मैंने ईमेल पुश निकालना है, इन इन कस्टमर्स ने मेरे से पिछले 3 महीने से बाय नहीं किया, इनको मैं एक मार्केटिंग पुश निकाल दूं, इन इन कस्टमर्स मेरे पास ज्यादा अच्छे बाय करते हैं, इनको मैं एक थैंक यू नोट डाल दूं कि यार ये मेरे से बहुत अच्छे बाय कर रहे हैं, मेरे लॉयल कस्टमर हैं, इनके साथ मैं अपने एंगेजमेंट बना के रखूं। मुझे अपने सीआरएम पे क्या करना है, मुझे अब जब आप एक दफा डैशबोर्ड पूरा देख लोगे आपको पता होगा कि यार अच्छा मैंने इस सिटी के अंदर आज जरा ज्यादा एड्स को फोकस करवाना है, या मैंने ये चीज करनी है। तो जब आप डेटा आपके सामने होगा तो फिर आपको डिसीजन लेना या उसमें से चीजें निकालना आपके लिए आसान होता जाएगा। So this was just a small thing to give you a guys a thing कि यार डेटा की इम्पोर्टेंस क्या है और इससे आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। So hopefully you guys have understood the thing. इसके अंदर आई थिंक आई हैड अ डिस्कशन विद उमर, तो हम इसमें फ्यूचर में भी कुछ सेशंस इसमें ऐड करेंगे। तो दिस वाज जस्ट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन सेशन कि आप लोगों को जरा थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आप लोगों को थोड़ा सा पता चल जाए। फिर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ एनीथिंग, जस्ट आप लोग पूछ लीजिएगा, अभी भी पूछ सकते हैं, या
उमर भाई से या डिप्लॉयर्स की टीम से आप वो अपने क्वेश्चंस रेज कर दें एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। ठीक है, आई थिंक डिप्लॉयर्स टीम कैन वी कंक्लूड द सेशन? आई थिंक इसको हम क्लोज कर देते हैं। अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो प्लीज डू आस्क। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई अंडरस्टैंडिंग के लिए, यू कैन जस्ट ओपन अप योर माइक एंड आस्क द क्वेश्चन। Alright, have a nice day, inshallah. So we'll meet again, and उसके अंदर फिर आगे फर्दर के जो डिस्कशंस होंगे या फर्दर कुछ इसके ऊपर वर्किंग होगी वो फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फॉर द नेक्स्ट सेशन आई वुड लाइक आप लोग अपने क्वेश्चंस रेज किया करें, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। आई नो चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी, लेकिन जितना आप इसके अंदर डीप डाइव करना शुरू करेंगे, क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, क्यूरीज लेके आएंगे, तो आपको इससे ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाएगी। So wish you best of luck for the future as well, or keep learning, keep shining. Thank you very much. Allah Hafiz.